हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है लेक्चर नंबर 5 और हम लेने वाले हैं उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राजनीति विज्ञान के लिए क्लास 12 के लिए लेकर आए हैं हम एमसीक्यू सीरीज और उसी में हमने लेक्चर 5 अपलोड किया है आज के दिन। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर इन वीडियोस को देखिए और एमसीक्यू क्वेश्चंस के मजे लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बच्चों, वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सभी चीजों पर हमें फॉलो कीजिए। हमारे लिंक्स हैं और आप इन्हें यहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपने पहले क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी आपके सामने पेश किया गया है और इसी तरह के बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हैं। बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 55 में, 60 में, 65 में या फिर 71 में। तो 1971 की जंग हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में और 1971 में ही बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दो गैर सदस्य जो पर्यवेक्षक देश हैं, जो सिर्फ अभी सुपरविजन के लिए आए हैं, कौन से हैं वो? हॉलीसी है, फिलिस्तीन राज्य है, ए और बी दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम और अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि कब हुई थी? अगर हम आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि की बात करें 63 में, 65 में, 68 में या फिर 70 में। तो आंशिक परमाणु संधि जो है क्यूबा मिसाइल संकट के जस्ट एक साल बाद होती है। ऑप्शन ए 1963। अपने चौथे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में निर्धारित नियमाचार को क्या कहा जाता है? अगर हम निर्धारित नियमाचार की बात करें तो मॉन्ट्रियल न्यायाचार, पर्यावरणीय न्यायाचार, वैश्विक संपदा नियमावली या फिर एजेंडा 21। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एजेंडा 21। रियो सम्मेलन में जो बैठकें हुई थी उसमें एजेंडा 21 को फोकस किया गया था। पांचवें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। पांचवें प्रश्न में कहा गया कि डब्ल्यूटीओ का संबंध किससे है? डब्ल्यूटीओ का संबंध है विश्व व्यापार संगठन से, विश्व तार संगठन से, विश्व संचार संगठन से या फिर विश्व तापमान संगठन से। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन। अपने छठे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। छठे प्रश्न में कहा गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो 563 थे, 565 थे या फिर 567 थे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 565 जो है वो उस समय भारतीय रजवाड़े थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक बल किस क्षेत्र पर दिया गया था? अगर हम अधिक बल की बात करें तो कृषि क्षेत्र पर, भारी उद्योगों पर, भूमि सुधार पर या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारी उद्योगों पर बल दिया गया। जो काफी ज्यादा जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उद्योग धंधे थे, उन पर फोकस किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख नेता कौन थे? 1971 की बात करें और पूर्वी पाकिस्तान के नेता की बात कर रहा है तो इमरान खान, नवाज शरीफ, शेख मुजीबुर रहमान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पूर्वी पाकिस्तान जो इस समय वर्तमान में बांग्लादेश है, तो उस समय जो नेता थे उसके वो ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान थे। आठवां प्रश्न। नौवें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम। नौवें प्रश्न में कहा गया है कि 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा है? 1952 से लेकर 1967 तक कौन सी पार्टी रही है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्र पार्टी
या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो 1952 से 67 के बीच में सिर्फ एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा भारत में, वो थी कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सा नेता प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के नेता, बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगर हम बात करें कौन से नेता आखिर इनमें से थे, मोरारजी देसाई थे, चारू मजूमदार थे, जगजीवन राम थे, जेसी शाह थे। तो यहाँ बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है, तो बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री तो मोरारजी देसाई रहे हैं और ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हालांकि बाद में जनता पार्टी में शामिल होकर भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो मोरारजी देसाई इनका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया आजाद कश्मीर क्या है। आजाद कश्मीर से हमारा मतलब है कि कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, कश्मीर का वह भूमि जिस पर सालों से बर्फ जमी रहती है, कश्मीर की वह भूमि जहां के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो बच्चों आजाद कश्मीर यहाँ पर ऑप्शन ए है, कश्मीर का वह हिस्सा, वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का अनाधिकृत कब्जा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 12वें प्रश्न में कहा गया कि भारत के किस प्रधानमंत्री का पहला कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा। अगर हम बात करें राजीव गांधी का पहला कार्यकाल, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का, चंद्रशेखर का, या फिर वीपी सिंह का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल जो था वो सबसे छोटा रहा था, पहला कार्यकाल मात्र 13 दिन का कार्यकाल इनका रहा। अपने 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न में कहा गया चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में बटा। अगर हम चेकोस्लोवाकिया की बात करें तो चेक और स्लोवाकिया, चेक और यूगोस्लाविया और स्लोवाकिया, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेक और स्लोवाकिया इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, अपने 14वें प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगर हम यूरोपीय संघ के सदस्यों की बात करें तो वो कौन से दो सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य हैं इसके, ब्रिटेन और भारत। भारत अभी तक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बना है। सोवियत संघ और भारत, ये भी भारत बना ही नहीं है। श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं है जो सोवियत संघ का स्थायी सदस्य है। ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही देश सुरक्षा परिषद में वीटोधारी सदस्य हैं। अपने 15वें प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। 15वें प्रश्न में कहा गया है डैश और डैश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है। दोनों तरह का शासन किसमें रहा है, पाकिस्तान और श्रीलंका में। श्रीलंका में नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान में, भारत में कभी नहीं रहा सैनिक शासन। पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये हो सकता है, बांग्लादेश और नेपाल, नेपाल में भी कभी नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलें तो हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, जो कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करता है। इनमें से कौन सा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के काम करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या न्यासिता परिषद, या फिर सचिवालय। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिवालय जो है दिन प्रतिदिन के काम करता है। यूएनओ के जितने भी काम होते हैं रेगुलर बेसिस पर, वो सारे काम करने की जिम्मेदारी सचिवालय की है। अगर हम 17वें प्रश्न की बात करें तो परमाणु अप्रसार संधि कब की गई थी। परमाणु अप्रसार संधि कब की गई, 1968 में, 1970 में, 1972 में, या फिर 1975 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि लगा दी गई। कोई भी देश परमाणु बम बनाने का प्रयास नहीं करेगा, इसलिए 1968 में ये संधि की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 18वें प्रश्न की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर की है। अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो लगभग 170, 172, 175 या फिर 180। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, 172 देशों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं।
172 होना चाहिए बच्चों। इसमें क्या इशू है मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, हो सकता है कि 175 भी हो, मेरे हिसाब से गलती हो। 19वें प्रश्न की बात करें तो 19वें प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से एफडीआई का सही विस्तृत रूप क्या हो सकता है। अगर हम एफडीआई के सही विस्तृत रूप की बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष स्वदेशी निवेश, प्रत्यक्ष व्यापार निवेश, या फिर उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया 20वें प्रश्न में 20वें प्रश्न है, हाँ ये 19वां था, ये 20वां प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। भारत के अंदर अगर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो 1950 में, 51 में, 52 में, या फिर 53 में। तो 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा। जब पोट्टी श्यामलू आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठ गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो हमें आनन फानन में सबसे पहला जो राज्य बनाना पड़ा वो आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा, और उसके बाद फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग की भी स्थापना करनी पड़ी जो अलग अलग राज्यों की मांग को पूरा करने वाली थी। इसमें अगले प्रश्न की तरफ आए। अगले प्रश्न में कहा गया है 21वें प्रश्न में कि निम्न में से कौन इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, या फिर जेसी कुमारप्पा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेसी कुमारप्पा ने पुस्तक लिखी है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, जेसी कुमारप्पा, ऑप्शन डी। 22वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम। ताशकंद समझौता किन दो नेताओं के बीच में हुआ था। अगर हम ताशकंद समझौते की बात करें तो पंडित नेहरू या नवाज शरीफ, इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, अटल बिहारी व इमरान खान, या लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयूब खान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयूब खान के बीच में ये समझौता किया गया था। ताशकंद समझौता 1965 में हुआ था। 1966 में समझौता हुआ था। 23वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 23वें प्रश्न में कहा गया कि मार्च 1957 के विधानसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस राज्य में हार हुई थी। और 23 मार्च 1957 में केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, या फिर बिहार में। तो एक ही राज्य में शुरू में कांग्रेस हारी है और वो है केरल, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो थे वो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को काफी ज्यादा फॉलो किया करते थे। 24वें प्रश्न पर आते हैं। 24वें प्रश्न में कहा गया कि आपातकाल के दौरान गरीबों के हितों के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की गई। पंचवर्षीय योजना की, 10 सूत्रीय कार्यक्रम की, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की, या फिर गरीबी हटाओ की। तो बच्चों अगर हम बात करें इसमें राइट आंसर की तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की उस समय घोषणा की गई थी, जिसे पूरा करने का वादा सरकार ने उस समय किया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम। अपने आखिरी प्रश्न पर आ गए हम। आखिरी प्रश्न जो है वो है आपका निम्नलिखित में मेल कीजिए। यहाँ पर मेल करना है आपको। सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य। अगर हम सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य इसमें सामाजिक धार्मिक आधार पर बना है। तो पंजाब जो है सिखों के लिए बनाया गया सामाजिक धार्मिक पहचान है। ठीक है, तो पहले का ए का जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो ए का थर्ड, ये लग रहा है ए थर्ड है। बी का देखते हैं, भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव। अगर हम केंद्र के साथ टेंशन की बात करें तो इसका मिजोरम और नागालैंड के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रहा। ठीक है, तो बी का 1 से होना चाहिए। अब इसमें बी का 1 तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये B1 है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो। हम देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। तो भाषाई पहचान, इसका चौथे के साथ भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव। हाँ, भाषाई पहचान को लेकर तो तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तमिल लैंग्वेज को लेकर केंद्र के साथ जो प्रॉब्लम थी वो किसकी थी, तमिलनाडु की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल इसी तरह की और वीडियोस आपको लगातार देता रहता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।